तो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था दिनचर्या के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी व्हाट एग्जैक्टली द इम्पोर्टेंस ऑफ दिनचर्या। ठीक है, तो दिनचर्या बेसिकली हम क्यों उसको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे मेंशन है कि दिनचर्या ऋतुचर्या यथोरितम ऐसा करके जब कहा गया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप रेगुलरली स्वच्छता के नियमों को फॉलो करते हैं, जहाँ पे दिनचर्या सबसे पहले बताया गया है, तो कंडीशन में आप स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था जाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम च, ठीक है, यानी कि जो विकार अभी नहीं आए हैं उनको पहले से ही आप प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिनचर्या। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि जब दिनचर्या के प्रोसीजर्स जहाँ बताए गए हैं, वहाँ पे सुश्रुत संहिता में इनको बताया है अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय। अनागत बाधा प्रतिषेध यानी कि जो बाधा अभी उत्पन्न नहीं हुई है उसको पहले से ही रोक देने के लिए जो भी चीजें बताई गई हैं वो उस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन है, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है आपका दिनचर्या का। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपका जो दिनचर्या के प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करने से आप प्राइमरी प्रिवेंशन और प्री मॉडियल प्रिवेंशन कर सकते हैं किसी भी डिजीज का। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दिनचर्या के बारे में पढ़ना और जानना। ठीक है, तो दिनचर्या की डेफिनेशन हमने देखी थी जिसमें कहा गया था कि दिने दिने या दिनस्य वचर्या या फिर प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, यानी कि रेगुलरली जो भी रिजीम आप फॉलो करते हैं वो जो पर्टिकुलर चीज है उसको हम दिनचर्या कहते हैं। दिन मतलब प्रतिदिन के लिए यूज हो गया, ठीक है, और चर्या आपके आचरण के लिए यूज हो गया, तो इसलिए उसको दिनचर्या कहा है। या चरणम चर्या, आचरण जो आप फॉलो करते हैं उसको भी चर्या वर्ड से सिग्निफाई किया जाता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दोनों लोकों में हितकारी हो, उभय लोक हितम आहार विहार चेष्टमिति यावत, यानी और विहार हो, यानी जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो, जो भी आपका आचरण होता है, ठीक है, यानी कि इन टोटल जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो सारी चीजें आपकी दिनचर्या में include होती है, और वो दोनों लोगों के अनुसार आपकी मतलब एक तरीके से सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। यह लोक में आपको स्वास्थ्य को मेंटेन करना है, और पारलौकिक के लिए आपको जो हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया है, तो जो मुक्तावस्था है वहां तक जाने के लिए जो भी चीजें सदव्रत का पालन बताया गया है और भी बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये आपके बेनिफिशियल जितने भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। रात्रिचर्या के बारे में बताया गया है कि बेसिकली आपका दिनचर्या फ्रॉम और इवनिंग से जब मतलब अप टू स्लीपिंग वाला जो सेक्शन है वहां तक आपका रात्रिचर्या बताया गया है। रिलेशन क्या है दिनचर्या का और डिजीजेस का, ये आप पढ़ के आए हैं अष्टांग हृदय में, वहां कहा गया है काल अर्थ कर्मणाम योगोहीन मिथ्या योग याति मात्र कमचा, यानी कि काल का टाइमिंग मैंने आपको बताया था, सीजन का टाइमिंग है, डे की टाइमिंग है, आपकी दोषों की टाइमिंग्स जो है, एज जो है आपका, तो ये सारी चीजें काल के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हालांकि एग्जाम्पल में मैंने समर विंटर रेनी लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सारे जितनी भी चीजें जो टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं वो सारी आपकी काल के अंदर कंसिडर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्थ। अर्थ आपको पता है इंद्रियों के अर्थ होते हैं, और कर्म जो भी आपके कायिक वाचिक और मानसिक कर्म होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस्ड है, आइदर आप एक्सेसिव कर रहे हैं या फिर कम अमाउंट में कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में वो डिजीज कॉज करते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं काल अर्थ और कर्म, ये बेसिकली जो भी आपका डेली एक्टिविटीज हैं ये उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी जो भी डेली एक्टिविटीज हैं या जो भी आपकी दिनचर्या है, ठीक है, वो इनको हम इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा तो उस कंडीशन में हेल्थ अटेन कर सकते हैं, और अगर वही अगर अधिमात्रा में, कम मात्रा में, या फिर विषमावस्था, या फिर जो भी हीन योग मिथ्या योग जिसको कहा गया विषम अवस्था में, ठीक है, अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में डिजीजेज अराइज होती हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिनचर्या को जानना। ठीक है, पेशेंट्स भी जो आते हैं उनका आपको एक बार जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री में आपको पूछना चाहिए कि उनका डेली रिजीम क्या है, किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, ये सारा आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ दिनचर्या की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस में जो मैंने अभी बताया नागत बाधा प्रतिशत अध्याय में उसका डिस्क्रिप्शन है, या फिर आपका जो दिनचर्या के जो बाकी की सिग्निफिकेंट चीजें जितनी भी बताई गई हैं, जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया दिनचर्या ऋतु
दिनचर्या या यथोदितम करके, ठीक है, या फिर आपका अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय में जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो वाला जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग भी। और जब हमने रेफरेंसेस की बात की थी, जैसे नेक्स्ट वाले उसमें मैंने प्रीवियसली भी आपसे बात की थी, तो रेफरेंसेस में चरक सूत्र 5th जो चैप्टर है वहां पे इसको बताया गया है, ठीक है, और उस चैप्टर का नाम रखा गया है मात्राशीति अध्याय। और उसमें वहां पे पहले एक्चुअली क्या होता है कि जिस भी इंपॉर्टेंस देना हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें इनमें से किस चीज को कंसीडर करना है या किस चीज को हमें लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने मात्राशीतीय अध्याय कहा, तो मात्राशीतीय क्योंकि भोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 26 चैप्टर में भी आप पढ़ के आए हैं चरक सूत्र स्थान में कि भोजन या आहार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से उस चैप्टर का नाम रखा गया है। जब आपने अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि जो मात्राशीती अध्याय में भी जब दिनचर्या के विषय में बात की तो सबसे पहले उन्होंने अंजन के बारे में बताया है, ठीक है। अंजन के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि सबसे जो श्रेष्ठ इंद्रिय कही गई है हमारी, वो नेत्र कहा गया है, ठीक है। तो नेत्र की रक्षा कैसे करनी है या उसको कैसे आप हेल्दी रखेंगे, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नेत्र होने की वजह से अंजन के बारे में डिस्क्रिप्शन सबसे पहले दिया गया है। इसीलिए मात्राशीती अध्याय में जहां से दिनचर्या का प्रकरण शुरू होता है सबसे पहले उन्होंने अंजन के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए जो हमारे आचार्य होते हैं वो सबसे पहले उसकी के बारे में डिस्कशन करते हैं। और जैसे चैप्टर का नाम है तो ऑब्वियसली इसी वजह से मात्राशीती अध्याय का है, क्योंकि आहार सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब दिनचर्या प्रकरण शुरू किया तो हमारी इंद्रिय सबसे नेत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अंजन के बारे में बताया है। शिशुत्व संविधान ने भी सिमिलरली अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय बताया है, यानी कि जो भी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए जो भी रूल्स आपको फॉलो करने हैं वो उन्होंने वहां पर डिस्क्राइब किए चिकित्सा स्थान में। और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और भाव प्रकाश में दिनचर्या प्रकरण के अकॉर्डिंग उनको बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जब डेफिनेशन बनाती है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, एज इट इज आप उसको याद कर लेंगे। अब आता है कौन सी चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे दिनचर्या के अंडर, ठीक है। या फिर अगर इन जनरल अगर बात करें कि दिनचर्या में कौन सी चीज़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि दिनचर्या, रात्रिचर्या या मध्याह्नचर्या या संध्याचर्या जितने भी होते हैं, अगर इनको कलेक्टिवली एक डेफिनेशन दी जाए या एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो वो जो वर्ड है उसको हम एज अ दिनचर्या कंसीडर करते हैं। तो दिनचर्या में आपका मध्याह्नचर्या भी आ जाता है, रात्रिचर्या भी आ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त जागरण। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ब्रह्म जो वर्ड होता है दैट इज रिलेटेड विद ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान के लिए जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त जागरण के विषय में एक चीज और कही गई है कि बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रह्म के समान फलदायी हो, यानी जो हमारे लिए उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, ऐसे जो चीजें होती हैं उसको भी हम ब्रह्म वर्ड से कंसीडर करते हैं, यानी जो श्रेष्ठतम होती है, ठीक है। और ब्रह्म ज्ञान के लिए भी वर्ड यूज किया गया है, तो इसकी वजह से ज्ञानार्थम जो स्पेसिफिक टाइमिंग बताई गई है वो भी कही गई है, ठीक है। इसके अलावा जब डेफिनेशन या हालांकि इसको नेक्स्ट में बताऊंगी, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त आपका होता है रात्रि का जो 14th मुहूर्त होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पदार्थ में पढ़ के आए हैं कि मुहूर्त कैसे कैसे होते हैं, 15-15 मुहूर्त होते हैं आपके, 15 दिन के 15 रात के। तो रात्रि का जो लास्ट 14th मुहूर्त है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक बार इसी में देख लो। सेकेंड नंबर पे आता है आपका उषापान। उषापान मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि बेसिकली ये रात्रिचर्या जो हमारी बताई गई है, ठीक है। तो रात्रिचर्या में उषापान को कंसीडर किया गया है भाव प्रकाश में, ठीक है। और उषापान, उषा जो वर्ड होता है वैसे वो अरुणोदय काल या ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसी को हम उषा के जैसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पान यानी कि जो जलपान किया जाता है, जो जल का ग्रहण किया जाता है, वो आपका उषापान के अंडर आता है, ठीक है। उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद आता है मल उत्सर्ग विधि, ठीक है। अब जो हमारे शरीर में जो रात्रि पर्यंत जो प्रोसेस की वजह से जो भी मल इकट्ठे हुए हैं उसको हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो इसके लिए भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो धारणीय वेग पढ़ के आए हैं, चरक है उसमें, ठीक है। तो वो जो सेक्शन की इंपॉर्टेंस है उसमें इसीलिए कहा गया है वहां पे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी मॉर्बिड मटेरियल, क्योंकि ये जो होते हैं आपका जो मलमूत्र आदि हैं इनमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है लाइफ होती है नहीं होती है, ये वाला अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आप जो चरक शारीर स्थान के चैप्टर हैं वहां पे इसके बारे में बताया हुआ है,
कहाँ कहाँ पे प्राणों की स्थिति होती है और कहाँ नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए इनका बॉडी से बाहर निकल जाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जब वेग की उत्पत्ति होती है तो उस टाइम पे अगर वेग का निहरण नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में डिजीजेज अराइज हो जाती हैं। ठीक है, आम के बारे में आप पढ़ के आए हैं कि आम जो है, या फिर वेग उदीर्ण धारणीय जो है उसके बारे में पढ़ के आए हैं कि ये सारी डिजीजेज का मेन कॉजेटिव फैक्टर होते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो उसके बाद क्लींजिंग के प्रोसेसेस बताए गए हैं सबसे पहले, जैसे दंत धावन है, जीवा निर्लेखन है, मुख प्रक्षालन है, आचमन है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्लींजिंग प्रोसेस शुरू होते हैं। ठीक है, मलोत्सर्ग करने के बाद में, ठीक है, जो नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक्स हैं, ब्रशिंग के बारे में आप मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। आप मेनली 3 रसों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कटुतिक्त कषाय के बारे में, मधुर रस का जो इंक्लूजन है वो सिर्फ आपका सुश्रुत संहिता में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट दंत धावन जो है, जो ब्रश जो हम यूज़ करते हैं, जो ट्विग्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उनमें रसों के अनुसार श्रेष्ठ बताई गई हैं, जो आप एज इट इज़ याद करेंगे। उसकी जो डायमेंशंस हैं वो आपकी कनीनिका यानी जो आपकी लिटिल फिंगर है इतनी मोटी होनी चाहिए, 12 अंगुल की होनी चाहिए, ऐसा करके रिजु मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए, ग्रंथि रहित होनी चाहिए, ऐसा करके उनके बारे में बताया गया है। जीवा निर्लेखन यानी जो आपकी टंग स्क्रैपिंग के लिए जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे अभी प्रेजेंटली हम लोग मेटल के या फिर जो प्लास्टिक के हैं वो टंग स्क्रैपर्स यूज़ करते हैं। पहले जो होते थे वो आइदर जो वृक्ष होता था उसकी जो छाल होती थी उसको एज इट इज़ निकाल के आइदर उसको यूज़ करते थे, या फिर जो आपकी मेटल्स होते हैं, स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, इनकी जो टंग स्क्रैपर्स होते थे वो यूज़ होते थे। ठीक है, इनकी डायमेंशन में 10 अंगुल लंबी ऐसा करके बताया गया है। उसके बाद मुख प्रक्षालन बताया गया, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ आपके लिए क्विक रिव्यू है। मुख प्रक्षालन जो है उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे शीतोदक कहा गया, आइदर ठंडे पानी से मुख प्रक्षालन करना है, या फिर जो आमलक है, आंवला होता है, उसका जो क्वाथ होता है या कषाय होता है उससे उसका यूज करने के लिए कहा गया है, या फिर शीरी वृक्ष कषाय, ऐसा सुश्रुत ने लिखा है कि जितने भी आपके शीरी वृक्ष होते हैं उनका जो कषाय होता है उसका जो जल है, मतलब जो कषाय है बेसिकली, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं कि क्यों आपको ऐसा यूज करना चाहिए। उसके बाद आचमन बताया गया है, हालांकि जो मलोत्सर्ग विधि है उसके बाद में भी आचमन बताया गया है। आचमन में बेसिकली आपका जो भी हाथ पैर है, मुंह है, इनको क्लीन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका अंजन आता है। अंजन मैंने जैसे बताया कि चरक ने क्योंकि श्रेष्ठतम इंद्रिय नेत्र को माना है, वैसे नेत्र वैसे भी श्रेष्ठ इंद्रिय है, तो इसलिए अंजन में उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। उसमें भी फिर बताए गए हैं कि जो डेली कौन सा अंजन यूज करना है, श्रोतोअंजन या सोवीर अंजन जो है, ठीक है, वो चरक और सुश्रुत ने श्रेष्ठतम बताए हैं डेली यूज करने के लिए। रसांजन आपका श्रावणार्थ रसांजन ऐसा करके कहा गया है, क्योंकि रसांजन थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, तो वो आइदर 5th डे या 8th डे पे आप उसको रात्रि में मतलब नेत्रों को क्लीन करने के लिए आप अंजन को यूज कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो नेत्र है तेजोमय होता है और उसकी रक्षा करने के लिए कफ दोष जो है उसको बैलेंस करना जरूरी है, इसलिए हमारे पास अंजन द्रव्य होते हैं। नेक्स्ट आपका नस्य है। नस्य आप लोग पढ़ के आए हैं प्रीवियसली। ठीक है, नस्य के बारे में अगर जनरल बात करें तो आपका स्नेहन और शोधन नस्य करके बताए, या शोधन को शिरो विरेचन नस्य भी कहा गया है। फिर उनको आगे फर्दर डिवीजन किया गया है, चरक ने अलग बताया है, इसको अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो नस्य के लिए इन जनरल एक डेफिनेशन में कहा गया है, औषध औषध सिद्धो व स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नस्य, यानी कि आपके जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं उनमें जो मेडिसिन दी जाती हैं उनके बाय नेजल रूट जो भी आप देते हैं वो नस्य में कंसीडर होता है। सिमिलरली कवल और गंडूश है। कवल गंडूश में, ठीक है, असंचार या तुया मात्रा यानी ओरल कैविटी में जो भी आप फिल करते हैं उसके बाद अगर वो स्टेगनेंट रहता है, सिर्फ आपने पानी या जैसे उष्णोदक है वो भर के रखा हुआ है, तो वो आप अगर स्टेगनेंट है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका गंडूश हो गया। ठीक है, और अगर मूव कर पा रहे हैं तो आपका कवल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका धूमपान है। ठीक है, ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद धूमपान बताया गया है। धूमपान भी आप चरक सूत्र 5th चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, धूमपान के लिए स्पेसिफिक जो प्रायोगिक धूमपान है, स्नेहिक धूमपान या वैरेचनिक धूमपान है, उनके लिए धूम नेत्र बताया गया है, कितनी अमाउंट में होना चाहिए, सॉरी कितनी डायमेंशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और ड्रग्स बताई गई हैं कि कौन सी यूज करनी है।
धूमपान के बाद में तांबूल सेवन बताया गया है। तांबूल सेवन के बारे में स्पेसिफिक जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका भाव प्रकाश में मिलता है आपको, कि तांबूल सेवन कैसे करना चाहिए, किनको करना चाहिए और किन किन कंडीशंस में करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यंग। ठीक है, अभ्यंग जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने स्नेहन के प्रोसीजर पढ़े होंगे, ठीक है, चरक सूत्र में, तो वहाँ पे अभ्यंग के विषय में कहा गया है। सबसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करें तो चरक सूत्र 5th चैप्टर में बताया है उन्होंने कि अगर आप ऑयलिंग कर देते हैं तो जो भी लकड़ी है वो ब्रेक नहीं होती है, वो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है व्यायाम। ठीक है, व्यायाम आपको पता है शरीर आयास करणम या जो शरीर में जो आयास उत्पन्न करते, थकावट उत्पन्न करने वाली जो प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो व्यायाम जो है वो बेसिकली होता है, आयाम का मतलब होता है खींचना या मूव करना। ठीक है, तो वो जो है उसी से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है और उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद उद्वर्तन होता है। उद्वर्तन आपका उत्साधन उद्वर्तन करके उसको आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं। उसमें जो मेडिसिनल पाउडर्स होते हैं उनसे बॉडी को रब किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्नान। ठीक है, स्नान की विधि बताई गई है। बेसिकली आपका जो अबोव नेक वाला पोर्शन है वहाँ के लिए जो शीतल जल स्नान बताया गया है। कटी से नीचे वाला जो प्रदेश होता है वहाँ पे उष्ण जल से स्नान बताया गया है। ठीक है, तो स्नान की भी अलग विधि बताई गई है। जल से पवित्रम वृक्षम आयुष्यम, ऐसा करके कहा गया है कि पवित्रता क्रिएट करने वाला होता है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ क्रिएट करता है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भोजन विधि। ठीक है, भोजन की विधि वैसे जब हम लोग त्रयोपसम पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे आहार के विषय में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में भोजन विधि और भोजन के क्या क्या रूल्स हैं, अष्टविध विशेष आयतन है, द्वादश अशन प्रविचार है, ठीक है, ऐसा करके और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम वहाँ पे देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ भोजन विधि के बारे में इन जनरल क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मध्याह्नचर्या एंड लास्टली आती है आपकी रात्रिचर्या। ठीक है, मध्याह्नचर्या में, ठीक है, जो आप पढ़ के आए हैं कि जो भी प्रिय जन है उनके साथ बैठ के स्टोरी सुननी चाहिए, या फिर आपका जो वृत्ति उपाय कहे गए हैं, यानी कि धन उपार्जन के लिए जो भी आप काम करते हैं उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है। रात्रिचर्या उसके बाद में बताया गया है। रात्रिचर्या में दोबारा से भोजन की विधि है, निद्रा है, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो बताए गए हैं, आपके जितने भी दिनचर्या के अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आप लोगों को बता दिया था मैंने कि कौन सा होता है ब्रह्म मुहूर्त। 14th आपका मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त का अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो उसमें अप्रॉक्सीमेटेड 48 मिनट्स होती हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मुहूर्त डिसाइड होता है। उसके बाद जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म वर्ड जो है मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्म ज्ञान है तदर्थन अध्ययनादापि ब्रह्म। ठीक है, ऐसा करके कहा कि अध्ययन और अध्यापन के लिए जो टाइमिंग्स बताई गई हैं वो आपकी ब्रह्म मुहूर्त के लिए बताई गई हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उषा पान के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो उषा पान हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में, उसके बाद, क्योंकि हमें जो भी हमारे दोष हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। बेटा स्लाइड मूव हो रही है क्या? आपको उषा पान दिख रहा है स्लाइड पे? नो मैम। ओके, होल्ड ऑन, लेट मी ट्राई अगेन। ठीक है, अभी विजिबल है ना? यस मैम। ओके, ठीक है, तो हाँ जी, ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है उषापान। ब्रह्म मुहूर्त जागरण की बात हम कल कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। ठीक है, जीर्ण जीर्ण निरूप्यम करके ऐसा हमने पढ़ा था कि जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो उस कंडीशन में आप डाइजेशन आपका कैसा है, जो रात्रि का भोजन है वो जीर्ण हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का आपको असेस करना है और उसके बाद में आपको उठना है। तो ये आपका ब्रह्म मुहूर्त
जागरण में था। इसके बाद उसमें वहां पे एक शरीर चिंता निवृत्तम कृत शोच विधिस्त था। उसके बाद कहा गया है कि शरीर का चिंतन करते हुए, ठीक है, कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, निद्रा का त्याग करके निवृत्तम कृत शोचम विधिस्त था। उसके बाद में जो शौच के लिए जाना चाहिए, तो उसके बीच में शौच जाने से पहले या ब्रह्म मुहूर्त जागरण में आपका जो मैंने कहा ना उषापान और आपका नासावारी पान, ये दोनों के दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका आता है भाव प्रकाश में। भाव प्रकाश के 5th चैप्टर में जहाँ दिनचर्या प्रकरण है, वहां पे जो रात्रिचर्या बताई गई है वहां पे उषापान का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मल त्याग से पहले उषापान के बारे में बताया गया है। तो उषापान के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग्स की अगर बात करें तो वो आपका अरुणोदय काल कहा गया है, या ब्रह्म मुहूर्त भी उषा जो वर्ड है वो आपका मॉर्निंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई गई है कि कितनी अमाउंट में आपको जल ग्रहण करना चाहिए। तो वो जो है उसमें कहा गया है अष्ट प्रसरति। ठीक है, तो अष्ट प्रसरति आपका अप्रोक्सीमेटेड आपका हो जाता है 640 ml एक प्रसृति में, आपका अप्रोक्सीमेट 80 ml के अराउंड होता है। ऐसा कहा गया है सवितु समुद्य काले प्रसृति सलीलस्य पिबेद अष्टहु। ठीक है, यानी 8 प्रसृति आपको जलपान करना है। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे मेंशन है ना, रोग जरा परिमुक्तो जीवेद सर शतम सा अग्रम। ठीक है, यानी कि आप जितने भी जरा यानी कि जो एजिंग प्रोसेस है वो आपका स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी एंटी एजिंग का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा रोग जरा परिमुक्त हो, ठीक है, और जो रोग है उनसे मुक्ति पा लेता है, उसको प्रिवेंट कर देता है डिजीजेस की अकरेंस को, और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ होती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक वर्ड ना लेके कहा जाता है कि जैसे इन जनरल हम बोलते हैं ना कि 100 वर्ष तक का जीवन हो। ठीक है, तो बिना किसी डिजीज के 100 ईयर्स तक वो आराम से जीते हैं, ऐसा करके कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका था उषापान। इसके इन जनरल अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उषापान में जो मॉर्निंग में आप यहाँ पे कहा गया है पर्यूषित जल। पर्यूषित का मतलब होता है बासी। बासी मतलब रात का रखा हुआ जो पानी होता है, वो वाला जो पानी है वो आपको पीना होता है। तो क्या होता है कि ओवरनाइट हमारी जो ओरल कैविटी है या जो हमारी गट है उसमें सिक्रीशंस होते हैं, यानी कि पित्त होता है। तो उसके लिए जो पर्यूषित जल है ये एक तो जो रात्रि में रखा हुआ है तो तम रात्रि के तम गुण की वजह से और शीतता की वजह से वो शीतल होता है और गुरु होता है। ठीक है, तो जब हम मॉर्निंग में उसको ग्रहण करते हैं या फिर अगर मॉडर्न साइंस की अगर बात करें तो हमारी बॉडी जो सिक्रीशंस होते हैं, जितने भी एसिडिक सिक्रीशंस होते हैं हमारी गट में, ठीक है, और हमारी ओरल कैविटी में एल्कलाइन सिक्रीशन होते हैं। तो जो वाटर है जब उसके साथ में मिक्सअप होके हमारे एब्डोमेन में जाता है तो वो जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं उनसे हम रिलीफ पा सकते हैं। आयुर्वेद मतानुसार अगर बात करें तो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप उस जल को ग्रहण करते हैं तो गुरुता की वजह से, गुरु का गुण है गुरु पतनम कारणम, अगर आपको थोड़ा सा अगर याद आए तो जो पतन का कारण यानी डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए जो हमारे पास एक गुण होता है वो गुरु गुण होता है। ठीक है, शीतता है तो एक तो पित्त को शांत करता है और शीतल गुण जो है वो वात को बढ़ाने वाला होता है। और अगर आप थोड़ा सा दोषों की स्थिति अगर आप देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष की प्रधान्यता होती है, इसीलिए हम थोड़े से अलर्ट होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो साथ में जो अपान वायु है उसको इंक्रीज करता है। अपान वायु का काम क्या है, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने कहा है कि शरीर से जो भी चीजें हैं, जो भी एक्सक्रीट बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, स्पेसिफिकली डाउनवर्ड मूवमेंट से, तो उसके लिए हमारे पास अपान वायु होती है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मिलके हमारे बॉडी में जितने भी दोष अक्यूमुलेटेड हैं या हमारा जो मल है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं और उसके साथ साथ में आपके दोषों को बैलेंस करते हैं। इसलिए हमारे लिए उषापान इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है असरग और पित्त यानी रक्त और पित्त की जितने भी डिजीजेस हैं वो सारी की सारी आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उषापान किया जाता है तो। ठीक है, लेकिन ये कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लेट नाइट स्लीप है और मॉर्निंग में उठ के आप ठंडा पानी पी रहे हो, दैट विल नॉट बी गुड। प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो आपको पर्सन टू पर्सन उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर पेशेंट अगर आता है तो आपको उसको हिस्ट्री लेनी होगी, उसका मॉर्निंग और इवनिंग का जागने का पैटर्न क्या है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे अगर आप उसको पकड़ लेते हैं कि उसको जितने भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, आजकल ऑलमोस्ट लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, बेल्चिंग है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली मिलती हैं। तो यहाँ पे आप उनका वेकिंग अप की जो टाइमिंग होती है या फिर उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर आप उसको देख पाएंगे तो यू विल गॉट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। ठीक है,
इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसके लिए कहा गया है अर्शशोथ ग्रहणियों ज्वर जठर कुष्ठ मेदो विकार मूत्राघात असरग पित्तम श्रवण गल शिरो श्रोणी शूल अक्षी रोग। ठीक है, ये जो डिजीजेज होती हैं इनको प्रिवेंट करने में और समवेयर समहाउ इनको मैनेज करने में उषा पान हेल्प आउट करता है। तो अगर एक सिनेरियो या फिर एक तरीके का पैटर्न अगर आप देखें तो जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं, पित्त के दोष हैं आपके, ठीक है, वो रक्त के दोष हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये इसलिए हेल्पफुल है हमारे लिए उषा पान। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उषा पान जैसे आप ओरली लेते हैं वैसे ही सिमिलरली नासावारी पान एक बताया गया है। ठीक है, नासावारी पान में होता है बेसिकली आप नॉस्ट्रल से जो वाटर है उसको इनटेक कर रहे हैं। जैसे जब आप इसको पढ़ेंगे योग वाला जब सेक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है आपका जो जल नीति का जो कर्म होता है उसमें आपके जो नेजल ट्रैक होता है वाटर की हेल्प से उसको क्लिनजिंग करते हैं। ठीक है, जो पुराने जो आयुर्वेद वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे नासावारी पान का डिस्क्रिप्शन है, यानी उषा काल में ही नासा से जो आप पानी पीते हैं वो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट क्रिएट करता है। ठीक है, उसमें अमाउंट की अगर बात करें तो आपके उषा पान में 8 प्रसृति था, यहाँ पे आपका 3 प्रसृति बताया गया है। ठीक है, 3 प्रसृति होता है अप्रोक्सीमेटेड 240 ml या मतलब 80 ml के अकॉर्डिंग आप उसको 240 ml के अराउंड आप देख सकते हैं। ठीक है, जो नासावारी पान है उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं। बेनिफिट्स में आपका है व्यंग वली पलितग्न। ठीक है, यानी आपके जो फेशियल अपीयरेंसेस हैं उस पे जो भी इश्यूज रहते हैं आपके, जैसे स्पॉट्स बन गए हैं, डिस्कलरेशन हो गई है, ब्लैमिशेस हो गई हैं, ठीक है, उसको नाश करने वाला होता है पीनस व स्वर्य काश शोथ हरम। ठीक है, और पीनस जो वर्ड है यानी आपका जो राइनाइटिस है उसको ठीक करता है, अगर वॉइस में क्लियरिटी नहीं है तो उसको ठीक करता है काश शोथ हरम। ठीक है, और किसी भी तरीके की स्वेलिंग अगर है या फिर कफिंग रिफ्लेक्सेस अगर बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए आपका जो नासावारी पान है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रसायन इसको कहा गया है। ठीक है, तो मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। ठीक है, या रसना नाम आया हैं वो आपके सारे आयन यानी कि मार्गों से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और आपके लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा दृष्टि संजनन भी इसको कहा गया है, यानी जो आपकी बेसिकली आपकी इन जनरल बात करें तो आपकी जो विजुअली है उसको एनहेंस करता है। तो इस तरीके से आपको बताया गया है उषा पान और नासावारी पान। उसके बाद में मल त्याग के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ एक अयोग्य व्यक्ति भी बताए गए हैं कि इनको आपको नासावारी पान नहीं कराना चाहिए। तो वहाँ पे मेंशन है स्नेह पीते शते शुद्धवाद माने तिमिरो उदरे कि काया कफ वातोत्थे व्याधो तथा अनिवार्य, यानी कि बेसिकली जिन्होंने स्नेह पान किया हो, शतशीन है, ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है, हिक्का है या कफ और वात के अगर डिसऑर्डर है तो वहाँ पे आपको नासावारी पान नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मल उत्सर्ग विधि। मल उत्सर्ग विधि के बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे हमने बात की थी कि मल उत्सर्ग जो है उसके स्पेसिफिक डायरेक्शंस बताई गई हैं। आपकी उत्तर दिशा और रात्रि में दक्षिण दिशा के बारे में कहा गया है। ठीक है, मल त्याग के विषय में कुछ एक चीज़ें और बताई, मौन धारण करना चाहिए आपको, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, जो जनरल प्रिंसिपल है ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका पवित्रम ऋषम आयुष्यम ऐसा करके कहा गया है, या अलक्ष्मी पाप हृत कहा गया था, जो मल त्याग की विधि बताई गई थी उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में आता है धावन जीवा निर्लेखन और आचमन। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एक मिनट बेटा, स्लाइड मूव हो रही है क्या? बेटा आपकी स्क्रीन पे आपको अंजन दिख रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। ओके ओके, होल्ड ऑन।
भी हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, हम वर्बली क्योंकि प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं तो मैं उसको एक बार रिपीट करा देती हूँ। ठीक है, तो मल त्याग विधि के बारे में हमने बात की थी। तो मल त्याग के बारे में स्पेसिफिक डायरेक्शंस आपकी बताई गई हैं, उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग जब अधारणीय वेग में जब आप पढ़ के आए थे तो वहाँ पे अगर आपने आपको डिस्क्रिप्शन अगर याद हो तो अगर मल को, मूत्र को या अपान वायु के वेग को अगर आप धारण करते हैं तो उससे होने वाले डिजीजेस के सफरर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए जो मल त्याग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फिजियोलॉजिकली अगर बात करें तो अगर आप थोड़ा सा फिजियोलॉजी में जाएंगे तो आपको पता है कि जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल होता है कि जैसे जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है तो वहाँ से डिफरेंट जो आपके गैसेस होती हैं या फिर डिफरेंट जो सिक्रीशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं या जो भी आपके केमिकल्स होते हैं वो आपके रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं अगर लंबे टाइम तक वहाँ पे बना रहे तो। ठीक है, तो अगर जो धारणीय वेग है अगर आप उसको रेगुलरली धारण करके रखते हैं या एक तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और रीअब्जॉर्प्शन की वजह से जो आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग की कंडीशन से ऐसे लोगों को काफ मसल्स में पेन होता है। पीडी को उद्वेष्टन जो वर्ड है वो बेसिकली इसीलिए कहा गया है। ठीक है, क्रैम्पिंग होनी शुरू हो जाती है, जो पेशेंट आपको बताता है। ठीक है, उसको गुरुता फील होती है, उसको बॉडी में हैवीनेस फील होती है, लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस है, आपका इन जर्नल हैवीनेस है। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो उस पेशेंट में देखने को मिलती हैं अगर रेगुलरली जो मल त्याग की विधि को फॉलो नहीं किया गया है तो। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मल त्याग की जो विधि है उसको कम्प्लीटली फॉलो किया जाए। अदरवाइज तो जो अधारणीय वेग जन्य जो व्याधियां हैं उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आचमन के बारे में भी बताया गया है। आचमन के बारे में मैंने वैसे इसमें नेक्स्ट आएगा आचमन के बारे में मैंने प्रीवियसली भी आपको बता दिया था। ठीक है, मलमूत्र त्याग करने के बाद, स्नान के बाद, भोजन के बाद, ठीक है, जो आप क्लीनिनेस के लिए जो भी काम करते हैं, आपके हैंड वॉशिंग है, आपके फीट को आप वॉश करते हैं, ठीक है, आप कुल्ला करते हैं, वो सारी चीज़ें आपका इसी के अंडर होती हैं। ठीक है, और पैरों को वॉश करने के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये चक्षु प्रसादन है। ठीक है, तो इसीलिए वृष है, रसोग्न है, रक्षोग्न है। रक्षोग्न जो हमारे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है वो बेसिकली होता है जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं जो आपके स्पेसिफिकली जितने भी वायरस बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो स्मॉलर जितनी भी एंटिटीज़ हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन सबको हमारे यहाँ पे असुर, राक्षस ऐसे करके कहे गए हैं वर्ड्स, मतलब उनके लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इनका नाश करने वाले होते हैं या इनको अवॉइड करने के लिए जो भी चीज़ें हम करते हैं वो आपकी रक्षोगुण में आती हैं। रक्षोग्न द्रव्य आप लोगों ने पढ़े होंगे तो वो उनका सेम काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अंजन। ठीक है, अंजन जो है मैंने जैसे कहा ना कि चरक ने सबसे पहले अंजन बताया, तो अंजन हमारे नेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेत्र आपको पता है कि तेजोमय है, उनमें सबसे ज्यादा भय आपका कफ दोष से होता है, तो कफ दोष के श्रावणार्थ हमें अंजन के प्रयोग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अंजन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो आईज में जो स्पेसिफिक जैसे सोविरंजन है, आपका रसांजन है, स्रोतोअंजन है, तो आईज में जब उनकी एप्लीकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी इंटरनल म्यूकोजा है आई की या जो कंजक्टाइवा है, तो वहाँ पे एक तरीके से ये जितने भी अंजन आप प्रयोग कर रहे हैं ये इरिटेंट की फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो भी एक तरीके से जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, साथ में वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी सिक्रीशंस हैं, ब्लॉक्ड सिक्रीशंस, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो भी अंजन हमने यूज़ किया है तो उसका जो भी पोटेंट एक्शन, जो भी उसका कंटेंट होता है वो आइज में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हमारे लिए अंजन इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अंजन बहुत कम यूज़ करते हैं, काजल फिर भी यूज़ किया कर लिया जाता है। स्पेसिफिक जो कम्युनिटीज़ हैं वो सिर्फ वो ही अंजन का प्रयोग करते हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में सुरमा बोलते हैं, तो वो बहुत कम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, बट स्टिल इट कैन बी। इससे सबसे पहले कहा गया है सोविरंजन। सोविरंजन इज एडवाइज टू यूज डेली। ठीक है, तो सोविरंजन आपका चरक ने बताया है, स्रोतोअंजन आपका सुश्रुत ने बताया है। ये प्रतिदिन प्रयोग करने लायक जो द्रव्य हैं वो उसके अंदर कंसीडर होते हैं। ठीक है, इसमें और जो आपका रसांजन होता है, रसांजन का प्रयोग कहा गया है 5वें या 8वें दिन। ठीक है, श्रावणार्थे रसांजनम पंचरात्रे अष्टरात्रे श्रावण, तो बेसिक
क्या है कि आपका 5th या फिर 8th जो नाइट रात्रि कहा गया है स्पेसिफिकली, क्योंकि क्या होता है कि रात्रि में शीतलता होती है, तम होता है, थोड़ा अंधकार होता है, तो उसकी वजह से जो सूर्य से होने वाला डायरेक्ट जो क्योंकि उसका जो इफेक्ट आता है वो आइज को हार्म कर सकता है, इसीलिए रात्रि में ही यूज करने को कहा है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है और तीक्ष्णता दिन में और ज्यादा बढ़ जाती है तो वो नुकसान कर सकती है, इसलिए रात्रि में यूज करने के लिए कहा गया है। बेनिफिट में क्या कहा गया है, एक तो सुखम लघु निरीक्षित दृढ़म पश्यति चक्षुषा, ठीक है, यानी कि आप छोटी से छोटी चीजों को भी आप आराम से निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी आपकी पर्टिकुलर जो आई साइट है वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दृढ़म पश्यति चक्षुषा, आराम से दृढ़ता पूर्वक यानी कि आप फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। स्रोतोअंजनम श्रेष्ठम विशुद्धम सिंधु संभव, स्रोतोअंजन के बारे में ऐसा कहा है सुश्रुत ने, ठीक है। तो बेसिकली अंजन के बेनिफिट्स की बात करें तो वहां पे ऐसा कहा गया है कि आप सूक्ष्म लघु निरीक्षित और दृढ़म पश्यति चक्षुषा, ठीक है। जो यहाँ पे मेंशन है कि कौन सी डिजीजेस को प्रिवेंट करता है या क्योर करता है, तो उसके लिए कहा है दाह कंडू मलग्न, ठीक है। तो जो आईज में बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग है, ठीक है, जो भी मल वहां पे प्रेजेंट है, जो नेत्र का जो मल कहा गया है वो जो भी प्रेजेंट है, इसके अलावा दृष्टि में जो क्लेद है, रुजा है, इन सब का नाश करने वाला होता है। क्लिन्नता जो है, देखिए जो चिपचिपापन होता है उनको रिमूव करने लिए होता है। और तेजो रूपावह, ठीक है, यानी नेत्र में जो तेज है उसको इंक्रीज करने वाला होता है। और रूपावह क्योंकि जो नेत्र का काम है वो जैसे हमने देखा था ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो नेत्र के लिए हमने रूप का है, यानी कि देखने के लिए जो होता है उसको इंक्रीज करता है, हमारे विजुअल्स को इंक्रीज करता है। न नेत्र रोगा जायन्ते तस्माद अंजनम आचरेत, अगर रेगुलरली अंजन का प्रयोग किया जाए तो नेत्र के कोई भी विकार नहीं होते हैं, ठीक है। रसांजन के लिए कहा गया है टू इवैक्यूएट एक्सेसिव कफ दोष, ठीक है, आप लोगों को पता है चरक में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है नेत्र तेजो में और श्लेष्मा भयम, ऐसा करके जो वर्ड हैं वो यूज किए गए हैं, ठीक है। तो उनके श्रावण के लिए हमने अंजन के बारे में कहा है। प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है अंजन का, मतलब प्रैक्टिकली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है करंट सिनेरियो में। कुछ जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कंडीशंस में या कुछ जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं वो अंजन का यूज़ करती हैं। अंजन के लिए वैसे आप शलाका में इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जैसे इसके लिए जो अंजन शलाका है, जैसे उसकी डायमेंशंस की अगर बात करें तो 10 अंगुल बताई गई हैं, ठीक है। और अग्रभाग उसका, ठीक है, पुष्प कलिका के समान होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, प्रॉपरली कार्व्ड होता है, ठीक है। उसके लिए हम स्पेसिफिक धातुओं का यूज करते हैं, जैसे आपका स्वर्ण है, रजत है, स्वर्ण है, ताम्र है, लोह है, ठीक है। अगर प्रसादन के लिए अगर आप अंजन लगा रहे हैं तो स्वर्ण शलाका यूज की जाती है, अगर लेखन के लिए कर रहे हैं तो ताम्र शलाका यूज होती है, और अगर रोपण के लिए कर्म कर रहे हैं तो आपके लिए लोहे की जो शलाका है वो आप यूज। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नस्य, ठीक है। आई थिंक विजिबल है बेटा, थोड़ा सा सिग्नल का थोड़ा सा इशू है कनेक्टिविटी का, आई होप इट्स विजिबल। कोई बात नहीं, ठीक है। नस्य के बारे में आप लोग पढ़ के आए हैं, और अभी मैंने डेफिनेशन में बताया आपको, औषध सिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यः, ठीक है। मतलब बेसिकली जो नासा से जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप नस्य कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन अगर बात करें तो नासायाम प्रेण्यमानम औषधम नस्यः, ठीक है। तो इन जनरल अगर नस्य की डेफिनेशन अगर बात करें तो नस्य का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन आप नेजल रूट से दे रहे हैं वो आपकी नस्य में कंसीडर होगी। फर्स्ट जो डिवीजन होता है उसमें नस्य के लिए कहा गया है शिरोविरेचन और स्नेह, ऐसा सुश्रुत ने बताया है। शिरोविरेचन को फिर फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है अवपीड़ नस्य, प्रधमन नस्य और शिरोविरेचन नस्य, ठीक है। स्नेहन को दो में कंसीडर किया है, प्रतिमर्श और मर्श नस्य। जब हम दिनचर्या की बात करते हैं तो वहां पे जो नस्य का डिस्क्रिप्शन आता है वो आता है आपका प्रतिमर्श नस्य के बारे में, ठीक है। प्रतिमर्श नस्य बेसिकली क्या है, डेली जो आप नेजल रूट से 2-2 ड्रॉप्स जो स्नेह डालते हैं वो आपका प्रतिमर्श नस्य होता है। उसके लिए स्पेसिफिक ऐसा डिसाइड नहीं किया हुआ। प्रतिमर्श नस्य के काल बताए गए हैं, 14 काल का डिस्क्रिप्शन है कि कौन से टाइम पे आपको प्रतिमर्श नस्य देना चाहिए,
ठीक है। मर्श, प्रतिमर्श और प्रधमन नस्य या अवपीड़न नस्य जो है वो वाग्भट ने बताया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है आप अष्टांग हृदय में पढ़ के आए हैं, मर्श, प्रतिमर्श, अवपीड़न और प्रधमन नस्य के बारे में। चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता सिद्धि स्थान में आप पढ़ेंगे। चरक ने डिस्क्राइब 5 फर्दर डिवीजन में नस्य में उसमें नाभन नस्य है, अवपीड़न नस्य है, धनापन नस्य है, धूम नस्य है और प्रतिमर्श नस्य है। ठीक है, तो इस तरीके से नस्य को डिवाइड किया हुआ है। नाभन नस्य आपका स्नेहन शोधन होता है, अवपीड़न नस्य शोधन स्तंभन होता है और धमापन नस्य में आपका रेचन और धूम में प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, और इस तरीके से आपका नस्य के बारे में कहा गया है। जैसे मैंने बताया ना, अगर स्वस्थ की अगर हम बात करते हैं या दिनचर्या प्रकरण की बात करते हैं तो वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन है प्रतिमर्श नस्य के बारे में। बेटा स्क्रीन विजिबल है क्या आपको प्रतिमर्श नस्य की? बेटा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। नो मैम। ओके, ठीक है, फिर नस्य को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम। नस्य के बारे में एक बार आप लोग पढ़ के आना। उसके लिए बेसिकली मैं बता देती हूँ, उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग्स हमें पता होनी चाहिए, काल पता होना चाहिए, कब कब आपको नस्य का सेवन करना है, नस्य देना है। ठीक है, इसके अलावा नस्य के योग्य और अयोग्य करके आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो एक बार आप पढ़ के आना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि नस्य क्या होता है और कैसे उसको करना है।